हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की। कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक प्रॉपर्टीज में मॉडुलस हमने देखा है और अब हम बात करने जा रहे हैं आर्गुमेंट। एक्चुअली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्गुमेंट की नेसेसिटी है, इस बात को हम लोगों ने समझ लिया है और आर्गुमेंट की फंडामेंटल डेफिनेशन को भी समझ लिया है। उसमें हमने क्या सीखा कि सपोज ये आर्गन प्लेन में यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट है, तो पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड द आर्गुमेंट। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? ए आर जी ऑफ जेड। और ये किसके इक्वल होता है? उस एंगल के। मीन्स आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है, बस ये एंगल। और अभी हमने जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा तो हम लोगों ने उसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखी और उन डिफरेंट फॉर्म्स में इस आर्गुमेंट का यूज देखा। इसका मीनिंग ये हुआ ना कि हमें आर्गुमेंट पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आर्गुमेंट पता होगा तभी हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। यस और नो? अच्छा, तो ये तो बात हुई चलो कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, तो ये एंगल जो है वो इसका आर्गुमेंट है, वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कहूँ कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन सपोज ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है यहाँ पर, तब ये एंगल डिनोट कर जाएगा उसके आर्गुमेंट को। ऐसे ही यदि मैं कहूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तब उसके करस्पॉन्डिंग हम आर्गुमेंट देखेंगे। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये इसकी मॉड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। सपोज ये पी है तो ये लेंथ ओ पी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। अब आर्गुमेंट की बात करेंगे तो मैं कहूँ ये वाला एंगल लेना है या फिर ये एंगल लेना है। यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल भी बनना है और ये भी बनना है। अच्छा, फिर एक बात और है, जैसे ये वाला केस था, इस केस में मान लो ये मैंने आर्गुमेंट बता दिया, अब किसी बंदे ने इस एंगल को ऐसे रोटेट कर दिया तो ये भी तो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्गुमेंट है वो मैनी वैल्यूड फंक्शन। मैनी वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है? इस एंगल को जैसे सपोज मैंने 30 लिखा, 30 डिग्री, और किसी ने उसको लिख दिया भाई 360 प्लस 30 यानी 390। ऐसा लो। अच्छा, जब वैल्यूज हम निकालेंगे, जैसे मैं पोलर फॉर्म की बात करूँ तो पोलर फॉर्म में आर आएगा या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। तो जब कॉस थीटा और साइन थीटा को देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो नेचर ट्रिग्नोमेट्री हम सीखते हैं उसमें कंप्लीट रोटेशन के बाद यदि 360 प्लस थीटा निकालूं तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम रहेंगे। यस और नो? तो ये सारे पॉजिटिव होंगे और चेंज होगा नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 30 डिग्री पर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वही आएगी 390 डिग्री की वैल्यू। और ऐसे ही यदि मैं उसमें 720 और फर्दर मल्टीपल ऑफ 360 ऐड करता जाऊँ तो वो सारी वैल्यूज को इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी आर्गुमेंट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि आर्गुमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो सेम पोजीशन को डिनोट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब समझ में आना चाहिए कि इस पोजीशन को डिनोट करने के लिए एंगल ये हो जाए या फिर एंगल ये हो जाए या फिर 2 राउंड और लगा लो फिर यहीं पहुंच जाओ, तो सारे एंगल करस्पॉन्डिंग इसी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई अच्छी बात है, ये सारे जो एंगल्स हैं वो सारे आर्गुमेंट्स हैं, तो यहाँ पर एक बात आती है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। मीन्स आपको अभी ये काम करना है कि मुझे एंगल बताने वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब एक काम करें, हम जनरली प्रिंसिपल आर्गुमेंट को यूज करेंगे। क्योंकि जो काम 30 डिग्री से हो रहा है अब उसको घुमा के आप 390 बता रहे हो तो क्या मीनिंग है? 30 बताओ ना। तो ये मतलब है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट से हम लोग उसके बेसिक फंडामेंटल पर रहेंगे और उसके जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है बार बार वो वैल्यूज दे रहा है उनकी रिपीटेशन की नेसेसिटी है नहीं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा पूछेगा ही तुमसे कि फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तब बता देंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे मान लो 30 डिग्री पर वैल्यू दी हुई है और उसने उसी क्वेश्चन में 390 डिग्री पर निकाली, तो ट्रिग्नोमेट्री से ये हमें समझ में आना चाहिए कि ओके इट्स ओके, ये वैल्यू सेम है, कोई से इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बात आती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट के फंडे को यदि हम ध्यान से देखें और समझें तो मैं ये कहूँ कि मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल मैं मेजर कर लूंगा, कोई भी एंगल होगा।
फिर मान लो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो एंगल यहाँ तक आ गया, और यहाँ तक गया तो एंगल सपोज यहाँ तक आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट तो कर लिया, और उसके आगे का मेजरमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में मैग्नीट्यूड वाइज मिनिमम एंगल को ही रखना था। तो फिर जो ट्रिग्नोमेट्री ने हेल्प की, ट्रिग्नोमेट्री ने कहा कि भाई अच्छी बात है, आप सेकंड क्वाड्रेंट से आगे नहीं जाना चाह रहे हो थर्ड में, तो रिवर्स मेजर कर लो, क्योंकि एंगल मेजरमेंट में तो निगेटिव डायरेक्शन भी होती है। किसी एंगल को, जैसे मैं सपोज यहाँ पर जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल था उसको मैं यहाँ से लिखना मैंने -30°। जो -30° है बेसिकली वो रिप्रेजेंट इस एंगल को कर रहा है। यहाँ सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इतना ना लिख के यदि कोई ऐसे ही लिख दे वो वाली बात है, तो मैं कहूँ कि मैंने लिखा भाई 330° ये वाला, और एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने लिख दिया -30°, तो यहाँ से जो आंसर मिलेंगे वो सेम मिलेंगे जो 330° के करस्पॉन्डिंग होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इसमें हमारी हेल्प कर देगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ने भी डिसाइड किया कि मुझे जो आर्गुमेंट बताना है वो -π से π के बीच में ही बताना है, मतलब -π भी नहीं बताना है। उसके लिए कॉमन सेंस में ऐसे कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास सपोज इस एंगल को बताना है जो यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा होगा वो कैसा होगा? प्योरली रियल और नेगेटिव होगा। तो अब उसका आर्गुमेंट ये बताओ या फिर ये बताओ, तो भाई वी आर पॉजिटिव इन नेचर, तो ये वाला बता देते हैं, यहाँ से आर्गुमेंट पाई हो जाएगा। उसको -π को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो जो बेसिक ऑफ आर्गुमेंट्स थे वो हम लोगों ने सीख लिए फंडामेंटली। ओके, अब उनको हम लोग एक बार यहाँ पर देख भी लेते हैं कि आर्गुमेंट रिप्रेजेंटेशन देख लिया था, उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को, थीटा क्या होता है, और जब हमने देखा था पोलर फॉर्म, तब उसको मैंने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के फॉर्म में बताया था कि r cos थीटा सपोज ये आर्गन प्लेन है और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर p ये है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर p पॉइंट से डिनोट होने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z है। तो भाई OP जो लेंथ है वो तो डिनोट करेगी उसके मैग्नीट्यूड, और ये एंगल डिनोट करेगा उसके आर्गुमेंट को, और जो बताया था कि आर्गुमेंट ऑफ z वो क्या है यहाँ पे? थीटा है। अब यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी हम लोगों ने, तो ये जो डिस्टेंस है जो कि सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर यदि a प्लस आयोटा भी है, तो ये पॉइंट ये डिस्टेंस एक इक्वल हो जाएगी, b के इक्वल हो जाएगी, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये कितनी लेंथ आ जाएगी? r cos थीटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगी? r sin थीटा। और हमने क्या सीखा था कि प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट है वो -π से π के बीच में रहेगा। ये सारी बातें अपने पास हो गई, गॉट इट? तो आर्गुमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल था वो तो समझ में आ गया कि आर्गुमेंट है क्या है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, सपोज कोई एक एग्जांपल हमने ले, और उस एग्जांपल में यदि पॉइंट में ले लूं a, b, तो a, b के करस्पॉन्डिंग अभी जैसे हमने देखा था ये लेंथ p है, ये a है, तो इस ट्राइंगल में यदि मैं tan थीटा निकालूंगा तो tan थीटा कितना निकल के आएगा? b/a, और यहाँ से थीटा निकालूं तो वो कितना आएगा? tan इनवर्स b/a। यस और नो? और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके आर्गुमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा ही तो निकालना है, गॉट इट? चलिए, सपोज यदि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले लूं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मान लो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर q ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ये जो एंगल मैं बनाने जा रहा हूँ, ये एंगल इसके आर्गुमेंट को डिसाइड करेगा। अब ये एंगल सपोज गिवन होगा अपने पास, अब इस एंगल को अप्रोच कैसे करें, और क्या वो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा? बिल्कुल प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। अब बात आती है इस एंगल को लिखना है, फिर
हमने बात की कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया तब एंगल क्या हो जाएगा, वो एंगल ये भी हो जाएगा, और इधर से देखें तो वो एंगल इतना रह जाएगा। और यदि मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग तो वो एंगल ये आ जाएगा। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, सपोज ये थीटा है, ये थीटा है। अच्छा अब देखना, जितने भी यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस रेशियो में लिए हैं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है, मीन्स जो एक्स एक्सिस से उससे एंगल वो थीटा ही बना रहा है। तो ये थीटा, ये वाला एंगल जो गिवन है तो ये भी थीटा ही है। अच्छा तो ये बताओ ये पूरा एंगल कितना है, 180, मीन्स इस एंगल की बात करूं तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी के करस्पॉन्डिंग ही है। जैसे यदि ये ए कॉमा बी है तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा बी, ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी, और ये हो जाएगा ए कॉमा माइनस बी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अच्छा अब आती है इस एंगल की बात और इस एंगल की बात। यदि मैं कहूँ कि न्यूमेरिकली तो ये थीटा है लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसा नो। और इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला एंगल। और जो ये लिस्टेड मैंने कर दिया ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, थर्ड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और फोर्थ में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके अकॉर्डिंग थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा, ये सारे कहलाएंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया जाएगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग मैं ट्रायंगल क्रिएट करके बी अपॉन ए से उसका थीटा निकाल दूंगा, और थीटा निकालने के बाद डिफरेंट क्वाड्रेंट की पोजीशन पर मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की ये फ्रंट डिसाइड कर दूंगा। इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस फिगर को याद रखो, यहाँ थीटा है, यहाँ पाई माइनस थीटा है, यहाँ पर माइनस पाई प्लस थीटा है और यहाँ पर माइनस थीटा है। तो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं, उसमें थीटा यहाँ निकाल लेंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उसको फिर जिस क्वाड्रेंट में जाएगा उसके अकॉर्डिंग थीटा को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए एक नोट और देख लेते हैं। इस नोट में क्या कह रहा है कि थीटा मैन्यू वैल्यू फंक्शन होता है, कैसे पता था, और 2n पाई ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो भाई अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 30 डिग्री है और 360 प्लस 30 है, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, वो कॉमन सेंस की बात है कि रोटेट करके हम ऑलरेडी वहीं पहुंचे हुए हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट एक और देख लेते हैं। थीटा की जो यूनिक वैल्यू थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। और जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोले हम लोग जनरली प्रिंसिपल वैल्यू ही बताएंगे और उसको एम्पलीट्यूड जेड और यू कैन से आर्गुमेंट जेड से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ले लेते हैं कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि स्पेसिफाइड करना है तो उसके पास मॉडुलस होना चाहिए और उसका आर्गुमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जीरो की यदि बात करें तो जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल्स टू जीरो ले लिया तो जीरो प्लस आयोटा जीरो हो जाएगा। अब बात करूँ इसके यदि मैं टेन थीटा निकालूंगा तो टेन थीटा बी अपॉन ए होगा, तो जीरो अपॉन जीरो होगा। ये कैसा है भाई, ये अनडिफाइंड चीज है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सारे डिफाइंड हैं, लेकिन यदि मैं जीरो की बात करूं तो जीरो का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो जीरो बाई जीरो फॉर्म है जो कि कैसा है, अनडिफाइंड है। मींस एक इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है जिसका मॉडुलस तो डिफाइन है, वो तो जीरो है, लेकिन इसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है। करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स आपको भी बताए थे। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस एटा वाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भी कि उसको एक्स और वाई की करस्पॉन्डिंग डिसाइड करेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है। और सबसे पहले यदि स्टेप बाई स्टेप बात करूं तो स्टेप फर्स्ट में क्या आ रहा है, स्टेप फर्स्ट में हम टेन थीटा निकाल देंगे उससे। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, सपोज मैंने ले लिया 3 +
√3 आयोटा। तो मैं काम करूंगा पहले स्टेप में ही tan थीटा इक्वल्स टू √3/3 करके ये आ जाएगा 1/√3 और मैं इसके करस्पॉन्डिंग थीटा निकाल दूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे मान लो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता 3 माइनस √3 आयोटा, तभी मैं यही करता। उस केस में मैं tan थीटा को ऐसे लेता हूँ y/x, तो -√3/3 फाइनली आता वही 1/√3। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप पहले थीटा फाइंड कर लो। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 मान लिया, ये Z2 दे दिया, चलो मैंने एक Z3 और ले लेता हूँ, Z3 ले लिया -3 प्लस √3 आयोटा। तो इसका यदि तो tan थीटा तो सबका सेम आएगा, इसका tan थीटा निकालेंगे तो वो आएगा √3/-3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये भी 1/√3 आएगा। तो एक Z4 ले लिया, उसमें दोनों ही निगेटिव हैं, -3 माइनस √3 आयोटा, इसका tan थीटा निकालेंगे तो -√3/3 अल्टीमेटली 1/√3 आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले tan थीटा निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो x और y गिवन है, ये x है ये y है, तो इनके अकॉर्डिंग हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। जैसे देखो Z1 जो था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, Z2 जो है वो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो Z2 यहाँ पड़ा हुआ है फोर्थ में, Z3 सेकंड में और Z4 थर्ड में। इतना कर लिया, ठीक है। अभी मैंने वहां पे एक डायग्राम बनाया था, मैंने बताया था कि भाई हम लोग क्या लेंगे, इधर थीटा है, इधर पाई माइनस थीटा है, इधर माइनस पाई प्लस थीटा है और इधर माइनस थीटा है। मीन्स यदि मैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 की बात करता हूँ तो आर्गुमेंट Z1 आएगा π/6, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू है। यदि मैं बात करता हूँ आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो Z2 है क्या भाई, Z2 है x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ में, तो -π/6 आ जाएगा। अच्छा मैं बात करूँ Z3 की, तो Z3 किस क्वाड्रेंट में है, तो Z3 चेक कर लो, Z3 है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में आंसर क्या आएगा, पाई माइनस थीटा, मीन्स पाई माइनस π/6, 5π/6 आंसर होगा। और यदि मैं आर्गुमेंट ऑफ Z4 की बात करूँ तो किस क्वाड्रेंट में, Z4 थर्ड में, -पाई प्लस π/6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ 5π/6 आएगा। तो बेसिकली हम इन स्टेप से क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया जाए, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड लेके उसके एंगल को निकालेंगे। इसका फर्स्ट एंगल निकालने के बाद तो डिसाइड करेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट के बाद डिसाइड करेंगे आर्गुमेंट कौन सा। आई थिंक ये प्रोसेस हम लोग इसमें इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब बात आती है, एक क्वेश्चन गिवन है z = -1 + i, इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। अच्छा अब यहाँ पर हमें वो सारे सिस्टम को यूज करना है जो अभी तक हमने सीखा था। सबसे पहले मॉड ऑफ z इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कितना है, 1 है, यहाँ पर आयोटा नहीं होता, आयोटा का मल्टीप्लाई बेसिस हो तो 1 से हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, ये √2। ओके, फिर उसके स्टेप्स पर आ जाते हैं। स्टेप फर्स्ट, फाइंड द tan थीटा, मॉड ऑफ y1/x -1, 1 आ गया, यहाँ से इम्प्लाइज थीटा आ गया π/4। स्टेप फर्स्ट क्लियर। स्टेप 2, स्टेप फर्स्ट हो गया, फाइंड द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z कितना होगा, पाई माइनस थीटा, मीन्स 3π/4 हो जाएगा। ऐसा होगा तो बस। अब पोलर फॉर्म याद करो, पोलर फॉर्म थी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बस ये लिखना है। r पता है √2 है और एंगल भी आ गया, cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। मैं चाहूँ उसको मैं आइलर फॉर्म में लिख सकता हूँ, √2 e⁻आयोटा 3π/4।
ये उसको उसके जेड को लिखने के तरीके हो गए। फर्स्ट ये हो गई, कौन सी फॉर्म हो गई, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म हो गई पोलर फॉर्म, ये हो गई आइलर फॉर्म। और रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये वैक्टोरियल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट बन जाएगा ये -1, 1 से, और ये वेक्टर बन जाएगा -1, 1 तो पॉइंट भी बन जाएगा, ये इसका वेक्टर बन जाएगा, वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। आई थिंक इट इज सो इजी।